आप सभी को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल पाराशर, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर SR, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, आप सभी का रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल पार्ट 3 में स्वागत करता हूँ। इस पार्ट के अंदर हम ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। ऋतुचर्या या मौसम के बदलाव के साथ ही खान पान में बदलाव जरूरी है और यह बदलाव करके मौसमी रोगों से बचा जा सकता है। इसी संकल्पना के साथ हमें ऋतुचर्या को पढ़ना चाहिए। ऋतु विभाग भारतीय संदर्भ में या आयुर्वेद के ग्रंथों में पूरे वर्ष को या एक संवत्सर को दो अयनों में बांटा है, उत्तरायण और दक्षिणायन, और इन दोनों के काल को ही आदान काल और विसर्ग काल भी कहा जाता है। इन दोनों अयनों को फिर आगे तीन तीन ऋतुओं में प्रत्यक्ष लक्षणों के आधार पर बांटा गया है और ये तीन ऋतुएं जैसा कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत हैं। उत्तरायण की ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जबकि दक्षिणायन की ऋतुएं हैं वर्षा, शरद और हेमंत। इस प्रकार इन छह ऋतुओं का यह चक्र चलता रहता है और वर्ष का निर्माण करता रहता है और चक्र रूप में वर्ष पुनः पुनः बार बार आता रहता है। इन ऋतुओं के विभाग का महत्व क्या है? आपको यह जानकर अचंभा होगा कि इन छह ऋतुओं के अनुसार ही हमारे शरीर का बल घटता और बढ़ता रहता है। शिशिर और हेमंत ऋतु में हमारा बल अधिकतम होता है, जबकि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के अंदर हमारे शरीर का बल न्यूनतम होता है और ठीक ऐसा ही हम महसूस भी करते हैं। अगर हम ऋतुओं के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत को यदि हम हमारे हिंदी मास के अनुसार देखें तो आपको नज़र आ रहा है माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पोष। इस क्रम में हमको सभी ऋतुएं मिल जाती हैं और इन महीनों के आधार पर ही ऋतुएं हमें देखने को अधिकतर मिलती हैं। अन्यथा ऋतुओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन ऋतुओं के लक्षण हमें हमारे वातावरण में, हमारी दिनचर्या में नज़र आने चाहिए। इसी क्रम के अंदर यदि हम हमारे इंग्लिश कैलेंडर को जोड़ते हैं तो हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद इन ऋतुओं में क्रमशः नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस क्रम से हमको माह देखने को मिलते हैं। इन दोषों का भी प्रकोप, प्रशम और संचय वो भी ऋतुओं के अनुसार ही होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वात ऋतु का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा में और सामान्य रूप से प्रशमन शरद ऋतु में हो जाता है। इसी प्रकार से पित्त और कफ को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या में शीत अधिक होने की वजह से हमारी भूख अपने आप ही क्षुधा बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हम गुरु भोजन को भी पाचन कर पाते हैं। अधिक भूख लगना, होठ, त्वचा आदि का फटना, सर्दी और उस सर्दी के कारण रूखापन होना, लकवा, बुखार, खांसी, दमा आदि ऐसे रोगों की संभावनाएं इस ऋतु के अंदर बढ़ जाती हैं। शिशिर ऋतु में पथ्य आहार होता है। विविध प्रकार के पाक, लड्डू, अदरक, लहसुन की चटनी, जमीकंद, पोषक आहार आदि का सेवन करें। दूध का सेवन करें। तेल मालिश, धूप का सेवन, गर्म पानी का उपयोग करें। ऊनी एवं गहरे रंग के कपड़े, जूते, मोजे आदि से शरीर को ढक करके रखें। अपथ्य रूप से इस ऋतु के अंदर बरसात एवं ठंडी हवा से बचें। हल्का, रूखा एवं वायुवर्धक आहार न लें। इसके बाद है बसंत ऋतु, जहाँ कफ का प्रकोप होता है सामान्य रूप से, इसलिए दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, उल्टी, अरुचि, जी मिचलाना, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना, अफरा, पेट में गुड़गुड़ाहट, कब्ज, पेट में दर्द, पेट में कीड़े आदि विकार होने की संभावना इस ऋतु में अधिक होती है।
बसंत ऋतु के लिए पथ्य आहार हैं पुराने, 1 वर्ष पुराने कम से कम, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि धान्यों का सेवन, मूंग, मसूर, अरहर, चने की दाल, मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों आदि सब्जियों का सेवन, स्पेशली धनिया और अदरक का सेवन। अगर हम पंचकर्म की या आयुर्वेद के कर्मों की बात करें तो वमन, जलनेति, नस्य, कुंजल आदि का सेवन इस ऋतु में किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी को प्रिवेंटिव पंचकर्म का भी उपयोग करना है तो बसंत ऋतु अच्छी ऋतु है। बसंत ऋतुचर्या पथ्य के लिए पथ्य आहार विहार क्या हो सकता है? परिश्रम, व्यायाम, उबटन, आँखों में अंजन का प्रयोग हितकर है। शरीर पर चंदन, अगर आदि का लेप लाभदायक है। शहद के साथ हरड़, प्रातःकालीन हवा का सेवन, सूर्योदय के पहले उठकर योगासन करना एवं मालिश करना हितकारक है। पथ्य आहार विहार के साथ ही शरीर पर चंदन और अगरू का लेप, शहद के साथ हरड़ का सेवन, प्रातःकालीन हवा का सेवन, सूर्योदय से पहले उठकर योगासन आदि बहुत ही लाभदायक साबित होते हैं। बसंत ऋतु के अंदर अपत्य क्या क्या है? बसंत ऋतु में नया अन्न का सेवन, ठंडे चिकनाई युक्त खट्टे मीठे बहुत गुरु भोजन का सेवन, दही का सेवन, उड़द का सेवन, जैसा कि आप जानते हैं भैंस आदि के दूध का सेवन ये निषिद्ध माना गया है। दिन में सोना तो बिल्कुल ही निषिद्ध है, इसका तो विशेष रूप से ध्यान इस ऋतु में रखना ही चाहिए। इसके बाद आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं रूखापन, दौरबल्ले, लू लगना, खसरा, हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार, नक्सीर, जलन, प्यास, पीलिया, यकृत विकार आदि होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए इस ऋतु के अंदर हल्के, मीठे, चिकनाई वाले स्निग्ध भोजन, ठंडे पदार्थ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, दूध, शरबत, फलों का रस, सत्तू, छाछ आदि का सेवन करना चाहिए। संतरा, अनार, नींबू, खरबूजा, तरबूज, शहतूत जो रसदार फल हैं स्पेशली उनका सेवन हमें इस ऋतु के अंदर करना चाहिए। पत्ते आहार के अंदर सूर्योदय से पहले उठना, ऊषा जलपान करना, सुबह टहलना, कम से कम 2 बार स्नान करना, ठंडी जगह पर रहना, धूप में जाएं तो अपने शरीर को ढक कर के जाएं। इस प्रकार से रहना ग्रीष्म ऋतु के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु के अंदर धूप, परिश्रम, व्यायाम, सहवास, प्यास को रोकना, रेशमी कपड़े पहनना, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का सेवन करना आदि अहितकर है। गरम, तीखे, नमकीन, तले हुए पदार्थ, तेज मसालेदार, मैदा, बेसन से बने, पचने से में भारी खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में और स्पेशली मद्य का सेवन, शराब का सेवन इस ऋतु के अंदर परम अहितकारक है। इसके बाद हमारी अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भूख कम लगती है और वात का प्रकोप होता है। इस कारण से जोड़ों में दर्द, गठिया, सूजन, खुजली, त्वगत विकार, नेत्राभिषंध, मलेरिया, टाइफाइड और वाटरबोर्न डिजीज़ स्पेशली इस ऋतु में होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इस ऋतु में पथ्य आहार क्या हो सकते हैं? अम्ल, लवण, स्नेहयुक्त भोजन, पुराने धान्य, मांस रस, घी और दूध का प्रयोग, छाछ में बनाई गई बाजरा या मक्का की राबड़ी, परवल, करेला, लौकी, तुरई आदि इन सब का सेवन करना चाहिए। जब भी जल पिएं तो जल को या तो बहुत गहरे कुएं से निकाला गया हो या फिर वो डायरेक्ट 1 या 2 बार की वर्षा के बाद का आकाशीय जल हो तो उसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा पानी को हमेशा उबाल कर ही काम में लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में वाटरबोर्न डिजीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, अतः वर्षा ऋतु में जल का सेवन लिमिटेड भी करना चाहिए और जल का सेवन हमको उबाल करके ही या पूर्ण रूप से स्वच्छ करके, चाहे उसको वाटर फिल्टर से हम स्वच्छ करें चाहे किसी भी टेक्निक से स्वच्छ करें, उसके बाद ही काम में लेना चाहिए। बसंत ऋतु के अंदर भीगने से बचना चाहिए, भीगने पर शीघ्र सूख जाए ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, नंगे पैर गीली मिट्टी में या कीचड़ में नहीं जाना चाहिए, सीलन युक्त एरिया में या घर में नहीं रहना चाहिए, तेल मालिश करना चाहिए, कीट पतंगों और मच्छरों से हमें बचना चाहिए। वर्षा ऋतु में अपत्य क्या हो सकता है?
वर्षा ऋतु में अपत्य के लिए चावल, आलू, अरबी, भिंडी, गुरु भोजन, तीक्ष्ण मसाले और मध्य वर्षा ऋतु के अंदर भी अहितकारक है। दिन में सोना, रात में जागना, खुले में सोना, अधिक व्यायाम, अधिक धूप का सेवन, अधिक परिश्रम, अधिक सहवास, अज्ञात नदी, जलाशय आदि में स्नान या तैर करके स्नान करना, ये निश्चित रूप से वर्षा ऋतु के अंदर अपत्य है। इसके बाद है हमारी शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर आयुर्वेद के मत से शरद ऋतु पित्त के प्रकोप का काल है, अतः यहाँ पर अग्नि दूषित होती है और जिसकी वजह से ज्वर और रक्तगत विकार, दाह, उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारें आना, जलन, रक्त कफ विकार, कब्ज, अफरा, अपच, जुकाम, अरुचि आदि बीमारियों के होने की संभावना विशेष रूप से रहती है। इस ऋतु में पित्त प्रकृति वाले लोगों को अधिक कष्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पत्तेहार के लिए हल्का भोजन, पेट साफ रखना चाहिए, मधुर, शीतल और तिक्त रसों का सेवन करना चाहिए, जैसे नीम, करेला, चावल, जौ आदि का सेवन करना चाहिए। परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर आदि फलों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इलायची, मुनक्का, खजूर और घी इनका उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से एक बात ध्यान रखिए कि तिक्त और तिक्त रस से साधित घृत, इन दोनों चीज़ों का सेवन इस ऋतु के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शरद ऋतु में पथ्य आहार विहार के लिए त्रिफला चूर्ण, अमलताश का गूदा, ऐसे सभी भोजन जिनसे पेट साफ हो, जिनसे एक हल्का विरेचन हो जाए, हरड़ का सेवन भी विशेष रूप से शर्करा के साथ इस ऋतु में किया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन किया जा सकता है। तेल मालिश, व्यायाम, भ्रमण, शीतल जल में स्नान करना, हल्के वस्त्र धारण करना, रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना, चंदन या मुल्तानी मिट्टी का लेप करना, सभी शीतल क्रियाओं का सेवन करना इस ऋतु के लिए हितकारक है। शरद ऋतु में अपत्य है मैदे से बनी हुई वस्तुएं, गरम, तीखा, भारी मसालेदार, तेल से तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग न करें, दही एवं मछली का प्रयोग न करें, अमरूद को खाली पेट न खाएं, कंद, शाक आदि का सेवन कम करें। दही बिल्कुल भी वर्जित है, किसी भी रूप में दही का सेवन इस ऋतु में हमको नहीं करना चाहिए। दिन में न सोएं और धूप से भी बचें, क्योंकि ये ऋतु पित्त के प्रकोप की ऋतु है। हेमंत ऋतु यह हमारे वर्ष की अंतिम ऋतु है और इस ऋतु के अंदर वात और श्लेष्मिक इन रोगों के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसा कि हमने शिशिर ऋतु में भी देखा था, लकवा, दमा, पाँवों में बिवाई फटना, जुकाम आदि का होना इस ऋतु के प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मिलता है। यहाँ तक कि हृदय रोग की संभावना भी इस ऋतु के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आती है। पत्ते आहार विहार में शरीर का संशोधन हेतु वमन और कुंजल आदि करें। स्निग्ध, मधुर, गुरु, लवण युक्त भोजन का सेवन करें। घी, तेल तथा उष्ण मोगर, गोंद, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल, मांस आदि का सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के स्निग्ध और गुरु भोजन का सेवन करना चाहिए। पत्ते आहार के लिए, विहार के लिए तेल मालिश, उपटन, गुनगुने पानी से नहाना, ऊनी वस्त्रों को पहनना, सिर, कान, नाक, पैर के तलुए आदि पर मालिश करना, गर्म व गहरे रंग के वस्त्र धारण करना, आग तपना, धूप में बैठना, जैसा कि शरद ऋतु के अंदर मना था, परंतु हेमंत ऋतु के अंदर धूप में बैठना लाभदायक है। जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, मफलर, स्कार्फ आदि सभी को हमें पहनना चाहिए। क्या नहीं करें तो ठंडे वायु और ठंडी वस्तुओं से हमें बचना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए और हवादार स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। बंद कमरे में या बंद स्थान पर गर्भगृह में रहने के लिए लिखा हुआ है, जहां उष्णता अधिक होती है। यह हमारी 6 ऋतुओं का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को दिया और इस संक्षिप्त परिचय के साथ साथ आपको ऋतुचर्या और उनमें रखने वाले प्रिकॉशंस, पथ्य और अपथ्य, उन दोनों के बारे में भी इस लेक्चर के अंदर आपको बताया। यहीं पर एक कंसेप्ट आयुर्वेद का और आता है, वो है ऋतु संधि का कंसेप्ट। ऋतु संधि के कंसेप्ट के अंदर यह है कि पूर्व की ऋतु के 7 दिन और अगली आने वाली ऋतु के 7 दिन, इन दोनों ऋतुओं के ये जो 15 दिन होते हैं, ये जो 2 सप्ताह का दिन है, यह ऋतु संधि कहलाती है। और इस ऋतु संधि के समय पर हमें विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। इस समय पर हमको पूर्व ऋतु की ऋतुचर्या को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगामी ऋतु की ऋतुचर्या को धीरे धीरे हमारी जीवन के अंदर उसका उपयोग क्रमशः बढ़ाना
चाहिए। इसी कंसेप्ट के अंदर एक काल आता है यमदृष्टा काल, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्वल्प भुक्तो ही जीविति, अर्थात कार्तिक महीने के 8 दिन और अगहन महीने के 8 दिन शरद और हेमंत ऋतु का जो संधि काल है, इस संधि काल में हमको बहुत कम भोजन के साथ अपनी ऋतु परिवर्तन की योजना बनानी चाहिए और इससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस क्लास के थ्रू आप हमारे भारतवर्ष की सभी 6 ऋतुओं से परिचय भी आपको मिला होगा और इन सभी ऋतुओं से संबंधित आपको पथ्य और अपथ्य का ज्ञान भी इस क्लास के माध्यम से आपको मिला होगा।